सॉलिड वैसा सब्सटेंस जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे स्ट्रांग होता है और जिसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सबसे मिनिमम। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या है आप तुम लोग को क्लियर हो गया है। तो द सॉलिड्स आर द सब्सटेंस विच हैव डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप। ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है कि कोई भी जो सब्सटेंस है अगर वो उसके पास डिफिनिट वॉल्यूम है और अगर डिफिनिट शेप है तो वो क्या है, वो सॉलिड है। ठीक है, हम लोग इसको दूसरे टर्म में समझते हैं कि इंटरमोलिकुलर जो कंसेप्ट था उसको टेक्निकली लैंग्वेज में काइनेटिक मोलिकुलर मॉडल कहा जाता है। काइनेटिक मोलिकुलर मॉडल में मेनली हम लोग काइनेटिक एनर्जी का एनालिसिस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी के एनालिसिस का मतलब होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, मतलब सॉलिड में जो मॉलिक्यूल है, सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, उन सॉलिड मॉलिक्यूल्स में जो काइनेटिक एनर्जी है वो काफ़ी मिनिमम है। इसी को जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और इसी काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के ही अनुसार से जो सॉलिड है उसका एक रेगुलर शेप है और जो उसके कंसिस्टेंट पार्टिकल्स हैं जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन, वो एक सही तरीके से सही ऑर्डर में अरेंज होते हैं। ठीक है, अब आगे आता है, आगे दीज पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय held together by fairly strong forces। मतलब अगर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मिनिमम है तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, काफी स्ट्रॉन्ग होगा। तो जिससे जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को टाइटली बॉन्डिंग करके रखेंगे, उसको बाइंड करके रखेंगे और उसका जो पोजीशन है वो हमेशा फिक्स होगा। ये हम लोग कल डिग्री ऑफ फ्रीडम में समझे थे कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम मिनिमम होता है, मतलब एक एक्सिस पे इसके मॉलिक्यूलर जो वाइब्रेशन है वो उसका मिनिमम हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जब इसका मिनिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली मिनिमम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इसलिए है क्योंकि जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एक रेगुलर ऑर्डर में है और उसकी जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली हेल्ड टुगेदर है। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट एक दूसरे से क्या होता है, मिला हुआ है। अब उसके आगे द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट बट आल्सो ऑन द देयर अरेंजमेंट। मतलब जो उसका प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड नहीं कर रहा है कि वो किस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना है। मतलब ये नहीं कह सकते हैं हम कि सोडियम से बना हुआ हमेशा कोई भी जो सब्सटेंस है वो आपका सॉलिड होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, उसका अरेंजमेंट किस ऑर्डर पे है। अगर Na से NaCl बनता है तो NaCl का जो अरेंजमेंट है वो आपका एक लैटिस अरेंजमेंट है। ठीक है, और जितने जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टाइटली बॉन्ड होते हैं। तो इसके अरेंजमेंट के कारण से NaCl जो सॉल्ट है वो एक क्रिस्टल है, मतलब एक सॉलिड है। ठीक है, समझ में आया। तो जो कोई भी पार्टिकल्स है वो नहीं कभी भी डिफाइन कर सकता कि वो सॉलिड जो पार्टिकल्स है वो कभी डिफाइन नहीं कर सकता है कि व्हाट इज सॉलिड। मतलब उसके पार्टिकल्स से हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो उस पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है उस सब्सटेंस के अंदर, वो लॉन्ग ऑर्डर चेन है या शॉर्ट ऑर्डर चेन है, वो उस पर जरूर डिपेंड करता है कि किस टाइप से वो मैटर के स्टेट को डिफाइन करता है। ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। और हाँ, ये फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, ये जितना सब कुछ लिखा हुआ है फुल्ली एनसीईआरटी के अंदर तुमको खोजोगे तो वो मिल जाएगा। ये इसको बस अरेंज करके लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके टाइप्स को देखते हैं। टाइप्स तुम्हारा मेनली 2 टाइप्स का सॉलिड होता है, एक तुम्हारा क्रिस्टल सॉलिड है, एक तुम्हारा एमोर्फस है। जो क्रिस्टल सॉलिड है उसको हम लोग ट्रू सॉलिड कहते हैं और जो एमोर्फस सॉलिड है उसको हम लोग स्यूडो सॉलिड कहते हैं। और इसका एक दूसरा नाम भी है सुपर कूल्ड लिक्विड। इस पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है ग्लास। तो ये ऐसे भी ऑब्जेक्टिव नीट जेईई में भी पूछता है कि ग्लास क्या है, व्हाट इज ग्लास। तो ग्लास क्या है, एक सुपर कूल्ड लिक्विड का एक एग्जांपल है। हम दोनों में अब यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं क्या है। तो जो क्रिस्टल सॉलिड है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जो क्रिस्टल सॉलिड है वो जनरली रिजिड और हार्ड होते हैं और जो एमोर्फस सॉलिड है
वो जनरली रिजिड और हार्ड से यहाँ कंसेप्ट नहीं होता, यहाँ पे उसके लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट के कारण इसमें सॉफ्टनेस आ जाता है। अब वो क्या चीज़ है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो इसमें डिफरेंस है वो है जो क्रिस्टल सॉलिड है वो दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब होता है कि इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक खास पैटर्न में एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, एक लॉन्ग अरेंज ऑर्डर होता है इसका, एक इस तरीके से लॉन्ग अरेंज, मतलब ये जल्दी ब्रेक नहीं हो रहा या नीचे की तरफ या किसी भी तरीके से ये आपस में ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरह से एकदम लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। दूसरा क्या, ये आपकी जो एमॉर्फस सॉलिड है ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं इसका ज़्यादा दूर तक ये साथ नहीं रहते, मतलब कह सकते हैं कि इसमें जो बाइंडिंग फोर्स है वो बहुत दूर तक लॉन्ग अरेंज नहीं होता। जैसे एक पार्ट यहाँ आ गया, अब यहाँ से फिर एक दूसरा पार्ट स्टार्ट हुआ, मतलब अब इन दोनों सेक्शन में यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं होता। जबकि इसमें क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए कि किसी 3D को लेते हैं, तो ये मान लीजिए 3D स्ट्रक्चर है NaCl का, तो ये इस तरीके से लॉन्ग रेंज ऑर्डर में सभी अरेंज होंगे इस तरीके से, और ये चलता रहेगा। इसी को हम लोग जब देखेंगे आगे 3D में कि ये किस तरीके से लॉन्ग रेंज ऑर्डर को डिफाइन करता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर है और एक सिमेट्रिक ऑर्डर है, सिमिलर ऑर्डर है, वो लंबी है, मतलब लॉन्ग रेंज में है। दूसरा है तुम्हारा कि दे हैव डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट। दे हैव डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि दे हैव डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, जिस पॉइंट पर कोई भी सब्सटेंस मेल्ट कर जाता है। हेलो हेलो, ठीक है। तो डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है, क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट का मतलब, जिस पॉइंट पर कोई भी सब्सटेंस मेल्ट करने लगता है। तो क्रिस्टल सॉलिड का डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब इसमें हर एक सॉलिड पार्टिकल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स होता है। जबकि तुम्हारा इसमें नॉट हैव डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, इसमें डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ये इसका जो वेरिएबिलिटी रहती है इसमें, मतलब ये कभी मान लीजिए 70 डिग्री पर पिघलने लगेगा, कभी इसका मेल्टिंग 100 डिग्री हो जाता है, तो मतलब ये डिफिनिट नहीं है। दूसरा है दे हैव डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है हम उसमें कितना अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं कि जहां से उसका फ्यूजन स्टार्ट हो रहा है, ये भी उसका फिक्स नहीं है। मान लीजिए लोहा आपका 1375 डिग्री सेल्सियस पर फ्यूजन उसका स्टार्ट हो जाता है, तो वो एक डिफिनिट वैल्यू है, उसका 1375 डिग्री पर ही फ्यूजन स्टार्ट होगा। जबकि आपका जो एमॉर्फस सब्सटेंस है उनका टेम्परेचर या कह सकते हैं उसका हीट ऑफ फ्यूजन वो कांस्टेंट नहीं है, वो बदलता रहता है, वेरिएबिलिटी रहती है उसमें। दे आर रिजिड एंड कंप्रेसिबल। रिजिड एंड कंप्रेसिबल का मतलब तो सबको समझ में आ रहा है, और रिजिड मतलब होता है कठोर, इनकंप्रेसिबल मतलब जिसको हम दबा नहीं सकते, ठीक है। तो जैसे अगर हम इसका एग्जांपल अगर हम डायमंड लेते हैं, तो डायमंड इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। तो डायमंड जो होता है वो आपका बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है, हम उसको किसी भी रूप में उसको प्रेस नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है नॉट बी कंप्रेस्ड बाय टू एनी अप्रेसिबल एक्सटेंट। मतलब क्या है इसमें कि हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, सॉरी हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन एक थोड़े लिमिट तक इसको कंप्रेस किया जा सकता है। मतलब ये 100% कंप्रेसिबल नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। जैसे इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है वो इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल है एमॉर्फस का, या हम इसमें एक और एग्जांपल है इसका ग्लास, ठीक है। उसके बाद है दे आर गिवन क्लेवेज। मतलब क्या, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, क्लेवेज मतलब होता है तोड़ना, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक होगा। मतलब अगर हम डायमंड को अगर हम ब्रेक करें, तो डायमंड को ब्रेक करने के बाद डायमंड का जो दूसरा टुकड़ा है वो भी जनरली तुम्हारा डायमंड ही मिलेगा, ठीक है। तो उसका जो डायमंड का शेप है वो नहीं चेंज होता है। इसमें हम जितना बार उसको तोड़ेंगे उसमें दोनों पीस का जो प्लेन ऑफ सरफेस है
वो सेम होगा। यहाँ प्लेन का मतलब वो समतल वाला प्लेन नहीं है, प्लेन मतलब उसका जो स्ट्रक्चर या शेप होता है वो इसको डिफाइन कर रहा है। उसके बाद है दे आर गिवन इरेगुलर क्लीवेज, और ये अगर टूटता है तो ये दो बराबर भागों में नहीं टूटेगा, दो अलग अलग शेप में टूटता है। और इसकी ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो है एनिसोट्रॉपिक, ठीक है। उसका बाद एनिसोट्रॉपिक बिकॉज, अब एनिसोट्रॉपिक क्या है हम लोग इसके बाद इसका डिफिनेशन लिखेंगे कल के क्लास में, तो आज इसको समझते हैं। एनिसोट्रॉपिक एक ऐसा प्रॉपर्टीज होता है सब्सटेंस का कि जिसका डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है। मतलब सब्सटेंस के अंदर मान लो कि ये सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है, तो इसमें अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इसका रेसिस्टेंस या इसमें अदर प्रॉपर्टीज को अगर हम एक डायरेक्शन में मेजर करेंगे और इसी प्रॉपर्टीज को दूसरे डायरेक्शन में मेजर करेंगे, तो दोनों प्रॉपर्टी दोनों डायरेक्शन में डिफरेंस हो जाता है दोनों में, ठीक है। दोनों में सेम अमाउंट या सेम वैल्यू में उसकी प्रॉपर्टीज मेजर नहीं होती है। जबकि आइसोट्रॉपिक में हम अगर डिफरेंट डायरेक्शन में भी मूव करेंगे, तो अगर हम इसमें किसी भी डायरेक्शन में मूव करें, तो किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के बाद जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो इन ऑल डायरेक्शन आर सेम, मतलब इसमें सभी डायरेक्शन में जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, सेम होती है। इसको हम लोग इसका डेफिनेशन भी लिखेंगे, इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद है सडन चेंज इन वॉल्यूम व्हेन इट मेल्ट, मतलब अगर हम इसमें इसको मेल्ट करते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, चेंज हो जाता है। और जबकि हम अगर इसको मेल्ट करते हैं तो इसका वॉल्यूम सडनली चेंज नहीं होता, मतलब धीरे धीरे चेंज होता है। चेंज इसमें भी होता है लेकिन धीरे धीरे चेंज होता है। पोसेसेस सिमेट्री, सिमेट्री मतलब होता है कि वही की चीज की अगर हम इसको कभी भी ब्रेक करेंगे तो उसका जो शेप है वो हमको दूसरे टुकड़े में सेम टू सेम मिल जाएगा। मतलब ये क्या है, एक सिमेट्री ऑफ प्लेन है। मतलब अगर हम इसको ऐसे करके बराबर भाग में बांट देते हैं तो दूसरा टुकड़ा भी जो इसका होगा वो भी तुमको सेम स्ट्रक्चर और शेप का मिलेगा। जबकि ये तुम्हारा नॉट पोसेसेस एनी सिमेट्री, ये सिमेट्रिकल नहीं होता है। इसका अर्थ है इंटरफेसियल एंगल। इंटरफेसियल एंगल का मतलब होता है कि इसमें जो शेप है वो शेप तुम्हारा एक फिक्स डायरेक्शन में और फिक्स एंगल के साथ होता है। मान लो कि ये तुम्हारा 3D अगर डायरेक्शन है तो इसमें यहाँ पे एक मान लो अल्फा एंगल बना, यहाँ बीटा बना, यहाँ गामा बना। तुम अपने घर में बैठे हो तो अपने वहाँ दीवार के ऊपर एक कॉर्नर साइड में देख सकता है कि वहाँ पे कोई 90 डिग्री का एंगल बना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेसियल एंगल, ठीक है। तो इसमें इंटरफेसियल एंगल तुम्हारा रहता है क्योंकि डायमंड का जो स्ट्रक्चर है उस डायमंड के स्ट्रक्चर में उसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास रहता है, ठीक है। तो ये उसका एंगल फिक्स रहता है इसमें इंटरफेसियल एंगल, जबकि इंटरफेसियल एंगल इसमें किसी भी टाइप से फिक्स नहीं होता है। इसके 3D स्ट्रक्चर में भी इसका फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेसियल एंगल, कि मतलब किसी भी दो साइड को मिला के जो एंगल क्रिएट होता है उस स्ट्रक्चर के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेसियल एंगल, ठीक है। अगर 3D है तो अल्फा बीटा गामा, मतलब एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। अगर हम वाई एक्सिस जेड एक्सिस के बीच का एंगल देखेंगे तो इस तरह का जो एंगल है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेसियल एंगल। ये हम लोग काफ़ी डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि हर एक स्ट्रक्चर में, और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में भी, जैसे 7 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इसका फिक्स किया हुआ है सभी क्रिस्टल का, तो वो सब हम लोग डिफाइन करेंगे आगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो सर। ठीक है, तो आज भर रहने तो यही, हम लोग कल अब इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। डायमंड और ग्रेफाइट में क्या अंतर है और एनिसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, फिर हम लोग थोड़ा बहुत इंटरफेसियल एंगल के भी बारे में देखेंगे, ठीक है। आज कौन कौन आया? आज कोई नहीं आया? ठीक है, फिर रहने दो आज भर। नोट्स जो लिखा है ठीक है, नहीं लिखा है उसको हम ग्रुप में भेज दे रहे हैं। बाय। रख दो यहाँ पे, हाँ खत्म, रख दो।